Yeah, good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. Good evening. So, welcome everybody who is here. सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि बहुत बढ़िया आप लोग आए हैं, ज्वाइन किए हैं। तो हमारा जो 30-35 मिनट में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि भारत सरकार ने जो जीएसटी में जो रिलैक्सेशंस और जो एक्सटेंशंस वेरियस रिटर्न्स का जो किए हैं वो हम लोग समझ पाए और उसका पूरा उपयोग कर पाए। तो जैसा अब जिनको भी कोई बात होगा तो वो बता सकते हैं। अभी अपने आप को अनम्यूट करके, अगर मैं चाहता हूं कि 5 मिनट आप लोग अपना पॉइंट पहले रख ले, क्योंकि हम लोग लगभग 30-35 मिनट तक ही ये सेशन रखेंगे। तो जिनको अपना पॉइंट कुछ रखना है तो स्टार्टिंग में रख लीजिए प्लीज। ओके, सो वी कैन स्टार्ट। या ओके, सो देखिए अभी दो चीज हमको समझना है। अगर हम लोग रिटर्न का जो फाइलिंग डेट है उसमें क्या लेट फीस लग रहा है या नहीं लग रहा है और क्या छूट भारत सरकार ने दिए है, वो समझने के लिए हमको दो चीज दो तरीके से समझना पड़ेगा। एक तो एक फॉर्म है जीएसटीआर 1 और दूसरा है जीएसटीआर 3B। तो जीएसटीआर 1 में हमको ये समझना है, और स्लाइड भी देखिएगा, ये हम लोग आप लोग अपना डिवीजन या रेंज के ईमेल आईडी पे अपना ईमेल दे दीजिएगा, तो हम लोग ये आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी शेयर कर देंगे आफ्टर द प्रेजेंटेशन। तो इसमें आपको हम लोग को समझना ये है कि जीएसटीआर 1 जो है, अगर हम उसको कुछ जो स्पेसिफाइड डेट है तब तक हम फाइल कर रहे हैं तो हमको लेट फीस का वेवर मिलेगा। बट हमको ये ध्यान रखना है कि वो एक स्पेसिफाइड डेट है जिसमें कि हम सबको फाइल करना है, तब जाके हम उस वेवर का, जो लेट फीस का वेवर है, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अभी एक बात और समझना है कि ड्यू डेट जो है जीएसटीआर 1 का, अब जैसे जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट हम बात करते हैं केस टू केस बेसिस लेके, तो जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट जो है, आप समझ सकते हैं कि देयर इज नो एक्सटेंशन एज सच इन द ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1। ठीक है, बट उनका क्या है कि वेवर फ्रॉम लेट फीस हैज बीन ग्रांटेड, बट उसके लिए क्या है कि आपको वेवर फॉर लेट फीस ऑफ फरवरी तभी मिलेगा। वेवर फॉर लेट फीस ऑफ फरवरी इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू जीएसटीआर 3B। ठीक है, अब जैसे लेट फी का वेवर का हम बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं तो हमको ये समझना है कि डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 फॉर मार्च, अप्रैल और मई 2020 और फॉर मार्च क्वार्टर, जो कि अपने कॉम्पोजिशन स्कीम के जो लोग हैं, अगर वो 30 जून 2020 तक फाइल करते हैं अपने जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, और ये कंपोजिशन वाले जो है मार्च क्वार्टर का अगर 30 जून 2020 तक फाइल करते हैं तो उनको लेट फी का वेवर उनको मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि 30 जून का तारीख तक आपके जो जीएसटीआर 1 है मार्च, अप्रैल और मई के फाइल होने चाहिए। तो लेट फीस, बट इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जो लेट फीस वुड अप्लाई एज नॉर्मल फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ डिले इफ जीएसटीआर 1 फॉर द गिवन टैक्स पीरियड इज फाइल्ड आफ्टर 30 जून। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि 30 जून के बाद अगर हम जीएसटीआर 1 को फाइल कर रहे हैं
मार्च अप्रैल मई 2020 को, तो फिर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर, मुझे आ रही है। यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस सर, आ रही है। यस यस। हाँ, ओके, थैंक यू। सो लेट फीस की जीएसटीआर 1 में लेट फीस का वेवर का बेनिफिट उठाने के लिए हम लोगों को ये ध्यान रखना है, 30 जून का डेट है, उसमें मार्च अप्रैल मई 2020 का हम लोगों को जीएसटीआर 1 फाइल कर देना है। अगर ये 30 जून का डेट हम नहीं उसके भीतर कर पाते हैं तो हमें लेट फीस का वेवर भारत सरकार के नोटिफिकेशन अनुसार नहीं मिल पाएगा। So next we need to understand GSTR 3B. GSTR 3B is very important. उसको आप समझ लीजिए। महीने जो है 3 महीने, अभी जो नोटिफिकेशंस ये सब निकले हुए हैं वो बेसिकली 3 महीने पर ही फोकस है, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020। So there is no extension as such in the due dates for filing of the returns. तो ये समझना है कि extension of due dates नहीं हुआ है, but waiver from late fees has been granted. बेसिकली जो है लेट फीस की वेवर हो चुकी, मतलब लेट फीस पे करने की जरूरत टैक्स पेयर को नहीं है अगर वो फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के रिटर्न जीएसटीआर 3B को जो टाइमलाइंस हैं, जो रिवाइज टाइमलाइंस है, उसके अनुसार फाइल कर रहा है। रिवाइज टाइमलाइंस हम बात करेंगे। तो रिटर्न फाइल और मई 2020 का आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट फॉर द मंथ ऑफ मई 2020 हैज बीन स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, और वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो लेट फी वेवर जो है जीएसटीआर 3B के संबंध में ये है कि एज द ड्यू डेट्स हैव नॉट बीन एक्सटेंडेड फॉर द मंथ्स ऑफ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, वेवर फ्रॉम लेट फीस विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B हैज बीन ग्रांटेड. It may also be noted that by not extending the due date, the waiver from late fee would apply only if GSTR 3B is filed within the revised date. तो ये समझना है कि हमको कि कोई नए डेट्स आ गए जिसके भीतर हम फाइल करें तो हमको जो भारत सरकार के छूट है, कंसेशन है, वेवर है, एक्सटेंशन है, हमको प्राप्त होगा। तो GSTR 3B has, if GSTR 3B is filed beyond the revised date, late fees would apply. अगर वो रिवाइज डेट जो भारत सरकार ने एक्सटेंड करके डेट्स दिए हैं उसके बाद अगर हम फाइल करते हैं तो हमें लेट फीस बकायदा लगेगा। अब देखिए ये जो टाइम प्लान है, ये टाइम प्लान आपको शेयर भी किया जाएगा। जो टाइम प्लान है लेट फी वेवर का जीएसटीआर 3B, ओनली इफ इट इज फाइल्ड एज गिवन विद इन द डेट स्पेसिफाइड। इसमें रजिस्टर्ड पर्सन जो है, टैक्स पेयर है, उनको एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस में, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया 3 ग्रुप्स में। मोर देन 5 करोड़ के लिए बताया गया है कि आप लोग फरवरी 2020, मार्च 2020 और अप्रैल 2020 के 24 मार्च 2020 तक आपको अपने ये फाइल कर देने हैं जीएसटीआर 3B। और मोर देन 1.5 करोड़ बट अप टू 5 करोड़, इसका मतलब है कि 5 करोड़ और 1.5 करोड़ के भीतर जो एग्रीगेट टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स हैं, दे विल फाइल फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च their GSTR 3B latest by 29th June and April by 30th June. तो काइंडली ये सब डेट्स का आप लोग ध्यान रखें और इसका बेनिफिट उठाएं। और फिर अप टू 1.5 करोड़ के जो टर्नओवर हैं, एग्रीगेट टर्नओवर वाले जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा और समय दिया गया है। फरवरी 2020 के लिए 30 जून 2020 दिया गया। फरवरी 2020 के जीएसटीआर 3B रिटर्न के लिए 30 जून 2020 दिया गया है। मार्च 2020 के रिटर्न के लिए दिया गया है 3 जुलाई 2020 और अप्रैल 2020 के लिए दिया गया 6 जुलाई 2020। अब इसमें हमको ध्यान रखना है कि जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ मई के लिए टाइमलाइंस अलग है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन होने के पहले फरवरी महीने में ही भारत सरकार ने डिसाइड किया था कि ये फाइलिंग का हम लोग जो जीएसटीआर 3B फाइलिंग कराते हैं जीएसटी फ्रंट एंड पे जीएसटी पोर्टल में, तो ग्रुप ऑफ स्टेट्स के 2 समूह बना दिए गए, जिसमें कि दोनों समूह के जो स्टेट्स हैं उनके अलग अलग फाइलिंग डेट्स होंगे, ताकि सब जितना हो सके सहूलियत से अपने रिटर्न्स को फाइल कर पाए।
तो अभी मोर देन 5 करोड़ वाले जो टर्नओवर हैं, तो उनके लिए जो स्टेट्स बांटे गए हैं, गुजरात जो आता है, गुजरात comes in that slab when the due date is 12 July 2020 for GST 3B of May 2020. अब हमें टैक्स पेमेंट ड्यू डेट इसमें ध्यान रखना है फरवरी मार्च अप्रैल 2020 के लिए फॉर द मंथ ऑफ फरवरी मार्च एंड अप्रैल there has been no extension of due dates for making payment of tax. Please remember this. फरवरी मार्च एंड अप्रैल के लिए जो लीगल पोजीशन है, जो कानून का पोजीशन है कि आप एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स पेमेंट के लिए नहीं है. However, waiver and concession, waiver और concession का मतलब, waiver मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से छूट. Concession मतलब कुछ परसेंटेज छूट. From the levy of interest, ध्यान रखिए इंटरेस्ट सेक्शन 50 CGST एक्ट के तहत या SGST एक्ट के सेक्शन 50 के तहत होता है लेवी, तो उससे भी छूट मिली हुई है. वेवर भी मिला, वेवर मतलब पूरी तरीके से छूट, बट प्रोवाइडेड देयर आर सम कंडीशंस. और कंसेशन मतलब कुछ रिड्यूस्ड रेट पे, 9% रेट पे. बट प्लीज रिमेंबर देयर आर कंडीशंस, डेट्स, उसको अगर आप उसके भीतर रहते हैं देन यू कैन यूटिलाइज द बेनिफिट ऑफ इट. यही हम लोगों का पर्पस भी है कि टैक्स पेयर्स को हम इसको अवगत कराएं कि वो उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए. तो अभी सर इट मींस टैक्स पेमेंट ड्यू डेट हम अगर चर्चा करें तो सर इट मींस मार्च का पेमेंट अभी अप्रैल के अंदर करना पड़ेगा. मार्च का पेमेंट जो है वो, मार्च का पेमेंट जो है, आप प्लीज देखिए कि उसका जो ड्यू डेट था वो आपको चेक करना जीएसटी के फ्रंट एंड पे. जो आप जब लॉगिन करते हैं जीएसटी पोर्टल पे, तो फ्रंट पेज पे ड्यू डेट्स आते हैं. तो वो ड्यू डेट, प्लीज रिमेंबर दैट कि ड्यू डेट की एक्सटेंशन नहीं हुई है. नहीं फॉर द मंथ ऑफ, इन केस ऑफ मार्च में मेरी पेमेंट की लायबिलिटी बनती है टैक्स की, तो उसे मुझे 20 अप्रैल के पहले भरना पड़ेगा. देखिए एक्सटेंशन तो ड्यू डेट की पेमेंट के लिए नहीं हुई है. दैट इज व्हाट द लीगल पोजीशन. आगे अलग से हम आपके लिए भी अलग से डिस्कशन कर लेंगे. पहले कॉमन हम पॉइंट देख लेते हैं. यू कैन ऑलवेज कम बैक टू अस. ठीक है जैन साहब, ठीक है. मई 2020 के लिए for the month of May 2020, the due date for making the payment shall be the due date for filing of GST 3B. देखिए मई 2020 के लिए जो ड्यू डेट होगा पेमेंट के लिए, वो GST 3B के ड्यू डेट के अनुसार होगा, जो कि प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था. ठीक है. Waiver and concession in interest, this is very important from the taxpayer's point of view, because now we have to do cash management. If I talk from the enterprise point of view, business point of view, cash has to be managed properly, because receivables के लिए भी अभी बढ़ रहा है, because you may have payments which are pending due, which are pending collection from your customers. तो cash management के लिए ये सब waiver और concessions हुए हैं interest में. तो waiver and concession interest have been granted for the month of February, March and April if the tax for the given month is paid within the revised date. ध्यान रखिए revised date के भीतर हमको tax pay करना है. एंड जो रिटर्न जो है इज आल्सो फाइल्ड विद इन द रिवाइज्ड डेट्स. तो प्रयास हमको ये करनी चाहिए कि जो रिवाइज्ड डेट्स हैं, जो कि हम लोग आप लोग को शेयर भी करेंगे, आपको ये हमारे रेंज ऑफिस आपको ईमेल भी करेंगे ये सब अपना प्रेजेंटेशन. तो जो रिवाइज्ड डेट्स हैं उसके ऊपर हमको प्रयास करना चाहिए कि हम जितना हो सके कंप्लाई करें, और जितना ये सब बेनिफिट दे रहे हैं उसका हम बेनिफिट उठाने की कोशिश करें. तो इसका मतलब ये है, दूसरे शब्दों में अगर इन अदर वर्ड्स हम बात करें, तो if the tax is not paid within the revised dates and the return is not filed within the revised dates, there shall be no waiver or concession interest. तो हमको ये समझना है जो waiver and concession है, these are all conditional in nature, provided we are complying with the conditions of filing the returns in time, within the revised dates, which are extended dates already, जो कि already extended dates. ये जो टेबल है, आप लोग अपने जब शेयर किया जाएगा आपको डाटा, तो आप सहूलियत से इसको स्टडी भी कर सकते हैं. तो वेवर एंड कंसेशन इन इंटरेस्ट इज पॉसिबल ओनली इफ देयर आर डेट्स व्हिच हैव बीन स्पेसिफाइड, जिसके भीतर हमको ये करना है. तो इसमें हम और ये प्लीज लास्ट कॉलम ध्यान रखिएगा. प्लीज लास्ट कॉलम पे मैं फोकस करूंगा कि अगर ये जो भी देखिए रजिस्टर्ड पर्सन को, जाहिर सी बात है जो छोटा टैक्स पेयर उनके लिए अलग ट्रीटमेंट होगा. उसके लिए सब स्लैब्स अलग अलग बनाए गए. जो जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है. ठीक है, आप ध्यान रखिए लास्ट कॉलम. अप टू 1.5 करोड़ में इंटरेस्ट लायबिलिटी को प्रोवाइडेड जो कंडीशंस हैं,
थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में अगर वो फॉलो कर रहे हैं टैक्स पेयर जो कि छोटे टैक्स पेयर्स हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, अगर उसको फॉलो कर तो इंटरेस्ट लायबिलिटी वो अवॉइड कर सकते हैं, उनका नील है। लास्ट कॉलम देखिए, 5वां कॉलम नील है। सिर्फ मोर देन 5 करोड़ में जाके उनको भी कंसेशन मिला हुआ है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक कि 9% पर एनम की इंटरेस्ट पे देना है बियॉन्ड when the delay is 15 days. अब ये कॉम्पोजिशन सप्लाई जो हमारे छोटे जो टैक्स पेयर्स हैं जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम में है, उनके लिए जो है देखिए कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या होता है कि जो पुराना जो टर्नओवर है पिछले साल के उसके आधार पे या टैक्स पेयर्स अपना रेगुलर से कॉम्पोजिशन जा सकते हैं, कॉम्पोजिशन से चेंज हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है ऑप्ट इन का प्रोविजन होता है, ऑप्ट इन कर सकते हैं, ऑप्ट इन। तो इसके लिए क्या होता है कि उनको अपना कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो फॉर्म्स होते हैं जो कि उनको फाइल करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके लिए भी डेट्स एक्सटेंड किए गए और टेबल पे दिए गए हैं। अभी आईटीसी के रिलैक्सेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब टैक्स पेयर्स के लिए यूटिलाइज करने का कोशिश करना चाहिए आईटीसी का रिलैक्सेशन। व्हाट्स द टाइम नाउ? Okay, so rule 36 into bracket 4 CGST rule restricts availment of ITC beyond 10% of the eligible ITC reflected in GSTR 2A. तो ये जो रूल है, rule 36 into bracket 4 of CGST rules 2017, this actually restricted ITC. So अभी इसको सिचुएशन के मद्देनजर इसको 10% किया, पहले इससे थोड़ा ज्यादा थे। तो ये जो सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 123, सर्कुलर नंबर 123 जो है वो करता है प्रोवाइड ये कंडीशन के लिए कि इट्स दिस restriction of 10% of eligible ITC as reflected in GSTR 2A will be applied on a monthly basis and accordingly the ITC restricted would have to be calculated. बट ये जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस की सिचुएशन के कारण ये भी काफी पॉसिबल है कि काफी सप्लायर्स GSTR 1 फाइल करने में कुछ समय उनको लग सकता है जो कि अधिक हो। तो उसके कारण क्या होगा, GSTR 1 की फाइलिंग may happen by 30th June, whereas GSTR 3B की फाइलिंग will happen before the set date in major cases. तो उसके कारण जो है एप्लीकेशन ऑफ 36(4) का जो रूल है on monthly basis for the period February, March, April, May, June, July and August would become very difficult. इसके कारण इसको रिलैक्स करके कम किया गया है। रेवेन्यू को भी ध्यान रखना है, रेवेन्यू को ध्यान रखते हुए जितना पॉसिबल है एक्सचेकर को सेफगार्ड करते हुए टैक्स पेयर का इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करना है, दोनों को बैलेंस आउट करते हुए ऐसा भारत सरकार ने प्रोविजन किया। इसका मतलब ये है कि रूल 36(4) has been amended wide notification 30/2020 सेंट्रल टैक्स। तो बेसिकली नोटिफिकेशन मतलब नोटिफिकेशन आपको पता होगा दैट इज लॉ, नोटिफिकेशन मतलब वो लॉ है। तो सेट 10% रिस्ट्रिक्शन वुड बी कैलकुलेटेड। तो 10% जो स्पेसिफाइड मंथ्स हैं, नोटिफिकेशन इज फॉर स्पेसिफिक मंथ्स, फॉर स्पेसिफिक मंथ्स, उसमें set 10% restriction would be calculated on cumulative basis, not on a monthly basis, for the period February, March, April, May, June, July and August, and not on monthly basis. That has to be remembered because of practical difficulties of the suppliers not being able to file GSTR 1 within the specified timelines because of the situation, prevailing situation. तो उसका भी हमको ये कोशिश करना चाहिए, उसका भी बेनिफिट उठाएं। देखिए हर चीज का बेनिफिट उठाने के लिए हमें कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, बिकॉज इट कैन नॉट बी अ फ्री फॉर ऑल सिचुएशन। So we need to discharge our responsibilities and utilize the benefits so that we are able to benefit our businesses. और जिस सिचुएशन में after all we have to work and try to get out of the situation. It may take some time because medical reasons, so it will take time उसको normalize होने में, but businesses का practical realities हैं, उनकी cash flows हैं, उनके employees हैं,
उनका अपने सप्लायर्स हैं, उनके वेंडर्स हैं जिनको मैनेज करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट मे टेक मंथ्स. सो फॉर दैट cash has to be preserved, has to be balanced out, and जो भी businesses with fixed assets हैं, we have to think in terms of how we can monetize as far as possible so that our assets, I'm talking from the business point of view, so that our assets जो कि शायद idle हो कुछ हद तक, उसको हम जितना हो सके monetize कर पाएं, so that we can generate net income or net revenue for the enterprise or the firm. That you have to think innovatively, because देखिए necessity is a mother of innovation. ठीक है, necessity is what forces human beings to innovate. ये एक necessity का मौका है जो business enterprises को भी they also have to think on their feet and try to innovate how to let their business continue as far as possible. अभी देखिए ये जो कंप्लायंस है ड्यू डेट का एक्सटेंशंस के लिए जो कि 35 नोटिफिकेशन नंबर 35 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स के हैं, वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन अंडर जीएसटी लॉ. और इसका प्लीज बेनिफिट उठाइएगा आप लोग. ये नोटिफिकेशन नंबर 35 ऑफ 2020 इज वेरी इंपॉर्टेंट from the taxpayer point of view, and we are also as responsible officers, we are also trying to give the maximum utilization of this notification which the government has brought for the benefit of all the stakeholders. But stakeholders should also know that there is a notification number 35 of 2020 wherein there are some legal benefits which has been given by the government to the taxpayers. Okay. तो इसमें आप ध्यान, इसको मैं समराइज करूंगा साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज, सो दैट वन कैन टेक एडवांटेज. लीगल लैंग्वेज को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. तो इसमें ये कहा गया है, मूल उद्देश्य, इसमें मेन सब्सटेंस ये नोटिफिकेशन का ये है कि जो भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, फॉर एग्जांपल दिस ऑफिस इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जो भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को अपने एक्शन लेना है कानून के मद्देनजर, अगर वो इस पीरियड में, इफ इट इज पीरियड फ्रॉम 28 मार्च 2020 से लेके 29 जून 2020 के पीरियड में है, as per this notification, this is called COVID-19 period. From the, please remember the dates, 28 मार्च 2020, उसके पहले के अगर आपको लीगल नोटिसेस हैं जो आपके लीगल ऑब्लिगेशन, प्लीज कंप्लाई विद इट, because this notification has not granted benefit for those which are before 20th March 2020. So please remember the date. As responsible stakeholders, we have to also comply with the law, so that law can help you come out of the situation. So 20th March से लेके 29 जून के बीच में अगर आपको नोटिस या कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज का प्रोसीडिंग्स है, तो गवर्नमेंट हैज गिवन द बेनिफिट that the taxpayer can utilize the time limit which has been extended till 30th June. 30th June तक taxpayers को टाइम दिया गया है कि वो अपना समय ले सकते हैं जवाब देने में, और अपना इस समय को, even though there may be a timeline in the law, but that timeline has been extended to 30th June. मतलब जो भी लीगल कार्रवाई स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज करेंगे, सारे कार्रवाई के जवाब टैक्सपेयर्स का पास हक है कि वो 30 जून या 30 जून के बाद दे सकते. आई होप इट इज क्लियर. तो इसमें मूल बात यही है. बट प्लीज रिमेंबर द डेट्स, डोंट अप्लाई, वी शुड नॉट अप्लाई इट ब्लाइंडली and violate the law, so then the law will not be of benefit to us. So compliance of due dates extension shall however not apply to, please remember, this is not, as I was trying to reiterate in the starting of the session, is that law gives some conditions for all the stakeholders, including the statutory authorities like us, that we need to comply so that it is a fair play for everybody. So now the जो भी ड्यू डेट के एक्सटेंशंस हैं, जो भी जीएसटी के रिलैक्सेशन के पैकेजेस हैं, वेवर्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, वो सब क्या है कि उसमें they don't apply to certain situations.
We should remember that. Okay, so in that case उसको भी मैं देखिए ये सब share होगा आपको, तो please don't worry about the content. Content will be shared. So we need to understand the crux and the sum and substance of the things. तो इसमें क्या है, from the taxpayer point of view, they have to know that time and value of supply, जो कि chapter 4 of CGST Act में है, वो सब टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई बेसिकली मींस दैट कौन से समय में इनवॉइस रेज होना है, कौन से समय में टैक्स की लायबिलिटी बनती है, वो सब एज इट इज है, वो एज इट इज है, दैट इज नॉट चेंज्ड. सो प्लीज रिमेंबर दैट आपको जो उस चैप्टर 4 जो है टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट वन हैज टू रिमेंबर एंड ट्राई टू अबाइड बाय इट. उसके बाद अब ध्यान रखिए कि जो फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स है, सेक्शन 39 उसमें उन्होंने छूट दिया हुआ है. उन्होंने सेक्शन 39 में छूट दिया हुआ है. म्यूट कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग चाहें तो म्यूट कर सकते हैं अपने आप को, so it is not disturbing to others. So section 39 is the return is the section which gives the authority for filing of returns. So please remember that that is still in force. Okay, but there are some exemptions which have been given for ISD and such other parties. Also remember that e-way bill की provisions के लिए I request one of my officers who will come and speak. आइए आशीष जी. There are not many changes regarding e-way bill. e-way bill में केवल दो चीजें हैं. फर्स्ट इज कि जिनका e-way बिल 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में बना हुआ है, तो लॉकडाउन की वजह से उनकी जो व्हीकल का मूवमेंट है वो हैम्पर ना हो, इसलिए बाय डिफॉल्ट 30 अप्रैल 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है. उसके बाद दूसरी चीज ये है कि इसमें ई-वे बिल बाकी का कोई किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन दिया नहीं गया है. अगर मूवमेंट कर रहे हैं गुड्स रोड पर है तो उसमें ई-वे बिल का रिक्वायरमेंट है, उसमें किसी प्रकार का एग्जेम्पशन नहीं दिया गया. हेलो सर, एक मिनट, वो प्रिया जैन मैडम को बोलिए ना म्यूट करे, सबको डिस्टर्ब हो रहा है. बहुत डिस्टर्बेंस सर, सब म्यूट कर दो सर. जिसको क्वेश्चन है वो लास्ट में पूछ सकते हो. सब लोग म्यूट कर दो सर प्लीज. वी कांट हियर प्रॉपर्ली. ओके, होल्ड ऑन. आपको ई-वे बिल के बारे में जो दो बातें थी वो सबको पता चल गई हैं? सर एक बार रिपीट करो ना सर, ये बीच में आवाज आ रही है. हाँ ठीक है, कंटिन्यू कर दे, डोंट वरी. So what we'll do, कैसे करें? Where is the thing? Screen and all. Yeah, we are continuing. Don't worry. हम लोग अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. ये सबको हम लोग म्यूट कर सकते थे. We could have done it, but there is some control issue. हाँ सर, एज अ होस्ट आप कर सकते हो सबको म्यूट. सबके स्क्रीन पे जाके आपको ये इनोवेशन है. We have to learn actually. These times we have to learn each other things. Right sir, right. That is, यही तो चीज है. That is what human beings can get over anything. इवन वीडियो को भी बंद कर दीजिए तो स्ट्रीमिंग अच्छा रहेगा सबके लिए. थैंक यू. My video has got stopped. No? Okay, fine. So I think we can work out later. Can you hear me all? आप लोग सुन सकते हैं? Yes.
Yes, sir. Yes. Yes, please. Okay, fine. So we'll go ahead. Okay, fine. देखिए अभी इसको चीजों को हम थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। तो देखिए जो ऑफिसर ने बताया है उसी को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ई वे बिल जो है उसको हमको समझना है कि ई वे बिल का सहूलियत दिया गया है। देखिए हर चीज को हम लोगों को दोनों सारे पर्सपेक्टिव से समझना है। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो फ्रॉम द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके लिए क्या है, बिकॉज प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, लॉकडाउन हुआ तो उसके कारण क्या मूवमेंट्स को थोड़ा सा बाधित हुआ। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो पीरियड है 20 मार्च 2020 से लेके 15 अप्रैल 2020 की जो भी ई वे बिल की डेट्स हो, regardless of any date, it has been extended by virtue of the law, by virtue of notification to 30th April. तो अगर अभी जैसे whatever may be decided by the government of India about the lockdown situation, be that as it may, but लॉ में ऑलरेडी क्लियर है कि 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल 2020 तक की जो भी जनरेशन होगी ई वे बिल्स की, और उसका इट हैज बीन बाय वर्च्यू ऑफ लॉ एक्सटेंडेड टिल 30th of April। तो उनको कोई अपनी डेट्स की चिंता नहीं करनी है। अब मूवमेंट का गवर्नमेंट विल डिसाइड इन ड्यू कोर्स कि मूवमेंट को किस प्रकार से करना है। तो उसके लिए हम लोग को ये समझना है कि वी शुड नॉट वरी अबाउट दैट। और वो 30 अप्रैल के बाद जो ई वे बिल का जो एप्लीकेबल, एक बात और ध्यान रखना है इसकी ड्यू डेट्स की, आई मीन जो ई वे बिल की वैलिडिटी के एक्सटेंशन हुई है, बट वी शुड रिमेंबर दैट ई वे बिल के जो प्रोविजंस है वो अभी भी लागू है। सो दिस इज नॉट फॉर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, वो तो वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। सो वी शुड रिमेंबर दैट ई वे बिल के प्रोविजंस ये सब को अभी भी फोर्स में ही है। only thing is that some timelines for the validity has been extended because of the situation of lockdown. So this is the thing which taxpayers should know, that की provisions हैं अपनी जगह पे जो कि लागू हैं, और दूसरे provisions जिसपे कि ये जो extensions हैं notification के द्वारा दी गई हैं लागू नहीं है। तो वो ये है provisions कि सेक्शन 68 जो है ई वे बिल का सेक्शन है बेसिकली एक्ट में, तो वो सेक्शन जो है उसमें ई वे बिल के प्रोविजंस हैं। तो उसपे ये जो हम कह रहे हैं ना कि अगर 20 मार्च से लेके 29 जून तक कोई भी आपको मौका है कि आप 30 जून तक टाइम ले सकते हैं, बट वो सब जो टाइम का दिया गया कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ proceeding in which the statutory authorities want कि आप इस बीच में रिप्लाई करें, तो the taxpayer has got the legal option कि अगर उनके बेनिफिट में है taxpayer, they can always email is a totally acceptable form as per the Information Technology Act, is a legally admissible evidence। तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जहां पॉसिबल है taxpayer के बेनिफिट में है उनको रिफंड सेक्शन होना है, तो उन्हें तो ये they should utilize it in their favor कि when the department is approaching them कि आप थोड़ा सा clarify कर दीजिए so that we are able to sanction the refunds which we are trying to do। For example, my division is doing maximum we are doing as far as possible। तो उसमें तो taxpayer को यही समझना चाहिए जो query है officers की, we can clarify through the email and submit the document so that they are able to clear it। तो ये taxpayer का benefit में तो you should utilize it। When you want time, then you have the legal authority to ask for time up till 30th of June। बट वो टाइम जो है अगर इन केस को ई वे बिल का उल्लंघन हो गया तो उसमें अदर देन 30th अप्रैल का डेट के बाद प्लीज रिमेंबर दैट कि वो छूट नहीं है। तो प्लीज रिमेंबर दैट। तो वैसे ये और चीज हमको समझना, जो फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स है दैट एज सच दैट सेक्शन इज स्टिल इन फोर्स। ओके, सो और दूसरे सेक्शंस भी मैं बता देता हूँ ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को डायरेक्टली, उसके लिए वो नहीं है, सारोकार नहीं है। ऑफेंसेस वाला चैप्टर जो है, ऑफेंसेस, अरेस्ट, पनिशमेंट्स, वो सारे के सारे इनफोर्स। सो आई रिक्वेस्ट दैट टैक्स पेयर्स कैन प्लीज प्रोवाइड देयर ओपिनियन। आप प्लीज फ्रैंकली शेयर कीजिए। और हम सबसे पहले तो ये चाहेंगे, देखिए ये बात तो है एज एन असिस्टेंट कमिश्नर यू कैन
always access me, but only thing is that you can access our ranges. आपके पास रेंज के ईमेल आईडीज हैं और आपके जो हैं, you can always ask for your clarifications. Okay, and अभी आपको जैसे कोई मेजर कोई hurdle है, for example, other than the small things, that you can always come back to us. My division is totally connected to the tax codes, so you can always come back. अगर आपको कोई मेजर इशू उसमें कि हम लोग भी अपने अथॉरिटीज को, हायर अथॉरिटीज को अप्राइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट में देयर इज अ ड्यू प्रोसेस, ये मेजर इश्यूज हैं जिसको कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्कशन के बाद, तो ऐसे कोई इश्यूज है प्लीज रेज, प्लीज आप लोग बताइए। समय वैसे भी 5 मिनट है, वी मे हैव टू एंड दी webinar. You can always come back to us through range emails. Please बताइए। Anybody इसमें से somebody had raised hand. Please go ahead. बताइए क्या बात है। और अभी प्रवीण अवस्थी जी हमारे एक ऑफिसर हैं, वो आपको और बेनिफिट की चीज बताएंगे, तो आई रिक्वेस्ट कि पहले उनसे सुन लीजिए। ठीक है प्रवीण अवस्थी जी, आरबीआई ने और बैंकों ने हमारे लिक्विडिटी जो तरलता है, जिसमें कि कैश फ्लो के पे फोकस हो। देखिए बिजनेस, आई एम बीइंग एन एमबीए, आई अंडरस्टैंड बिजनेस, ओके, सो आई कैन टेल अबाउट दैट। तो कैश फ्लो पे बहुत जरूरत है बिजनेस को पकड़ रखने के लिए, especially during times when there is cash flow and receivables management. ठीक है, उसमें क्या है कि बैंक्स क्या है कि आपका जो ओडीसीसी का जो है, हमने ऑफिशियल ईमेल्स भी किया था आप लोगों को, टैक्स पेयर्स को, ओडीसीसी के जो रिकैलकुलेट करके मार्जिन बढ़ाएंगे, उसके बारे में प्रवीण जी बताइए प्लीज, हिंदी में। Good evening all participants. Can you hear my voice? हाँ, we can hear, please go ahead. Yes. Yes. रिसेंटली अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कोविड-19 के हम लोग काफी फेस कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग में आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी थी। उसमें आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था 27 मार्च 2020 को। उसमें उसने सारे कॉमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग आरआरबी, कोऑपरेटिव, एनबीएफसी सारों को डायरेक्ट किया था कि हम कुछ इसमें राहत देंगे। तो उसके लिए उन्होंने जैसे टर्म्स लोन के लिए बोला है कि जितने भी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, देखिए आई थिंक आई कैन गो अहेड विद इट। प्रवीण जी से कनेक्शन नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वो आपको जितने भी हेलो इसके अलावा वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी भी दी है, जैसे कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है, इसमें भी हमारा जो है 31 मई तक जो है इसमें भी हम लोग को इंटरेस्ट की छूट मिली है, लेकिन इंटरेस्ट बाद में देना पड़ेगा। तो 3 महीने का जो मोरेटोरियम है हम लोगों को मिला है। और इसके अलावा जो है आपका सर जो इसमें इंटरेस्ट सर्व होगा वो किस रेट से होगा? जो आरबीआई ने डिक्लेयर किया है कंसेशनल रेट वाला या जो बेसिक अप्रूवल हुआ है वो वाला? देखिए जैन साहब, मैं जो प्रवीण आई एम टेकिंग द क्वेश्चन, ओके। तो अभी ये समझिए, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, प्लीज ये नोट कर लीजिए, ये 3 पेज का है। सॉरी प्रवीण, लेट मी कम हियर। जी ओके, जी ये अपने 3 पेज का है, आरबीआई के वेबसाइट पे लगा हुआ है सर्कुलर, 3 पेज का, प्लीज रीड इट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल लैंग्वेज, 27 मार्च। ओके, आपका क्वेश्चन का है कि आंसर ये है कि देखिए ओडीसीसी जो होता है बैंक का प्रेरोगेटिव है, बैंक का क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार होता है, जो अप्रेजल करते हैं उसके आधार पे होता है। तो लेट मी कम टू द पॉइंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, जो कि हमारे ऑफिसर ने बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, उसी को मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिंपल भाषा में। और कि जो सीसीओडी जो है, जिसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग फॉर द एंटरप्राइजेस, उसके लिए आरबीआई ने बैंक्स को ये आदेश दिया है कि टैक्स जो भी हमारे जो जिनको आपने एसीसीओडी दिया हुआ है, उनका आप लोग रिकैलकुलेट कीजिए, थोड़ा सा कम करके और मार्जिन बढ़ाइए, ताकि उन लोगों को थोड़ा ज्यादा पैसा मिल पाए। तो वो जो होगा, आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि व्हाट विल बी द स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट, दैट हैज टू बी on a one-to-one basis by discussion with the local branch which is offering you CCOD, because that depends. For example, if it is SBI, then SBI
का अप्रेजल होता है। इट इज, देखिए आप लास्ट में सर्कुलर के लास्ट में पढ़िएगा, व्हाई आई एम ड्राइंग योर अटेंशन टू द सर्कुलर, because that is law as per the RBI Act. Okay, March 27 2020 का circular, please note it, that in addition to GST one should know all these things to utilize all the benefits which are being given. तो March 27 का वेबसाइट पे बकायदा लगा हुआ है, RBI के वेबसाइट पे rbi.org.in। और प्लीज रिमेंबर दैट गवर्नमेंट के रिसोर्सेस सब कुछ पब्लिक डोमेन में होते हैं, everything is available in public domain, you one need not pay anything for that. So उसमें लास्ट में आप देखिएगा, अपने समय से देख लीजिएगा, उसमें लास्ट में आरबीआई ने लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग द कंट्रोलर ऑफ बैंक्स, रेगुलेटर ऑफ बैंक्स, दे हैव रिटन टू द बैंक्स कि बैंक्स अपने क्रेडिट पॉलिसी में कैसे अप्रेज करना चाहते हैं, कैसे इंडिविजुअल जो है, जो लोनी है, लोनी को कितना, अब मान लीजिए जिसका क्रिसिल रेटिंग, आप लोग समझ रहे हो क्रेडिट रेटिंग, क्रिसिल रेटिंग या किसी का अच्छा सॉरी सिबिल रेटिंग किसी का बहुत बढ़िया, जाहिर सी बात है ही इज अ प्रीमियम कस्टमर, ही विल गेट द बेस्ट बेनिफिट इन द कोविड-19 सिचुएशन. So it is a case to case basis which the person or the individual enterprise or the SME has to go and contact banks. Let me tell you, banks are working. Banks are working. So but sir, only cash transaction there. Cash transaction there only. No any other. Okay, I agree with you. But please remember, they have to transact these business also. I know. They have to transact as per the law. These business also, we can also help them, help you if you have any such problem, because we can help, because law says that they have to transact. Practically देखिए, I don't know because I'm not privy to what has happened. Okay, sir. I don't. Okay, but I'm saying the legal position. Banks are working for all functions, especially for the loan functions which have been given as per the RBI circular. They have to discharge. So easing of working capital financing, you have to read the 3-page circular. बहुत सिंपल भाषा में इसको पढ़िए, समझिए और यूटिलाइज करने का कोशिश कीजिए. इसमें एक चीज मैं हाईलाइट करूँ, मोरेटोरियम जो आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं कि मोरेटोरियम मतलब कि उस समय के लिए रिलैक्सेशन कह लीजिए, छूट कह लीजिए, मोरेटोरियम उसको. तो मोरेटोरियम 3 महीने की दी गई है इंटरेस्ट की. But please remember, moratorium is primarily for not making that loan account a NPA. Interest लगेगा. I know it. Because as a policy issue, please understand the government's and the regulator's point of view. As a policy issue, it cannot be free for all. But in this 3 month, my question is, sir, in this 3 month, which rate are applicable in my loans? Concessional rate or approval rate? I don't know. For example, concessional rate, आपको वो details कहाँ से? Which rate applicable in my loan? जैसे आपके business loan है? CC OD loan है मेरी. जो आपका लोनी ब्रांच है उससे आपको डिस्कस करना पड़ेगा. अच्छा, ठीक है. इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस. तो प्लीज ये हो गया. एंड नाउ आई रिक्वेस्ट कि any points from your sides in which you would like that कि ऐसा कोई policy hurdle है या ये basically we are more interested in helping the MSMEs. Let me come to the point. आपने बोला कि 30th अप्रैल का ई-वे बिल तक, 30th अप्रैल तक का ई-वे बिल है, यानी इट मींस 30th अप्रैल आफ्टर ई-वे बिल जनरेटेड ऑनलाइन. नहीं, लेट मी रीफ्रेज द थिंग. देखिए ई-वे बिल जो है उसकी जब जनरेट होती है तो देखिए सब जीएसटी पोर्टल बकायदा सारे पोर्टल वर्किंग है, ठीक है. ई-वे बिल भी जनरेशन हो रहा है बकायदा. अभी लॉकडाउन हो तो मूवमेंट पे रोकथाम है, ठीक है. तो ई-वे बिल इस दौरान कोई टैक्स पे ने जनरेट किया होगा. इट मे बी पॉसिबल दैट ही हैज जनरेटेड ई-वे बिल्स. तो उसका डेट बकायदा प्रिंट, देखिए सिस्टम तो प्रिंट कर दिया होगा कोई डेट, बट लॉ के बेनिफिट, नोटिफिकेशन के बेनिफिट से उस डेट को डिम कर दिया गया है कि कोई भी डेट हो इस तारीख के बीच में कोई भी डेट हो, 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में कोई भी डेट हो, तो वो सब माना जाएगा रिगार्डलेस ऑफ एनी डेट दैट इट इज 30th अप्रैल वैलिडिटी. सो हम लोगों को डेट्स का, वैलिडिटी का, डेट्स का चिंता नहीं करना चाहिए फॉर दैट लिमिटेड कंडीशन. और ये आप लोग बताइए कि फिर जिनके अगर इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, प्रोफेशनल कम्युनिटी वाले हैं,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या टैक्स कंसल्टेंट्स? ओके, एनीबडी वांट्स टू ऐड सम पॉइंट्स? प्लीज गो अहेड। हमने किसी को भी म्यूट नहीं किया हुआ है। नहीं हेलो सर जी। प्लीज गो अहेड। सर मेरा एक पॉइंट ऐसा था कि मेरा एक जीएसटी का जो रिफंड है, रिफंड अभी तक अभी होल्ड पे है, और एक्चुअली हमको एक्चुअली उसके ऊपर शोकोज मिला था, और शोकोज का भी हमने दे दिया है रिप्लाई बैक, पर स्टिल एक्चुअली अभी तक हमको नहीं मिला है रिफंड। सो जस्ट which month sir? Which month? August 19। तो अगस्त 19 का जीएसटी का है आपका? Is it हाँ जीएसटी रिफंड है, या जीएसटी रिफंड है सर। GST refund for export or other things like ITC GST refund या ITC का है। ITC का है तो इट्स मे बी एक कैलकुलेशन है। सुकोस नोटिस का रिप्लाई में कुछ होगा यार, कंसर्न ऑफिसर से ये करना पड़ेगा। आई थिंक इज इट नॉट पॉसिबल टू अगस्त 2019 इज पेंडिंग, आई डोंट नो। देखिए ये व्हाट आई कैन से इज असिस्टेंट कमिश्नर इज दैट कि हमने अभी कोई रिफंड पेंडिंग नहीं रखा है। आपका तो वैसे ही भी इतना समय का है, तो प्लीज स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ अगर आप कांटेक्ट करें मोस्ट प्रोबब्ली देन वी विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। किसको मैं करूं कांटेक्ट सर? ऑफिस, क्योंकि देखिए बात समझिए कि कस्टम्स का हो सकता है इसमें होगा उनका डोमेन। नहीं सर, आई एम प्रेजेंटिंग इनका आईटीसी का है सर। It's not a export refund. It is a ITC refund, sir. Like, okay, please get to us. Get to us with email so that we can discuss your case separately and collective time में, और किसी का common जो public issue है वो हम डिस्कस कर लेंगे। आप ईमेल कर लीजिए, ईमेल है हमारा, वैसे भी हम लोग ईमेल दे रहे हैं, ठीक है? ओके और प्लीज गो अहेड। थैंक यू। और किसी का पब्लिक इशू है प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम टू फ्रैंकली शेयर योर पब्लिक ओपिनियन, जिसमें कि हम लोग कुछ कर सके, पॉलिसी में कुछ हम लोग इनपुट्स अपने दे सके। That is where we can help each other to get out of the situation. और बिजनेस के बारे में कुछ बताइए। Being an MBA can also give some inputs on that. बिजनेस का तो सर फटी पड़ी हुई है, कहाँ से बिजनेस करेंगे अभी तो। नहीं, I understand. तो इसमें वर्क फ्रॉम होम में आप लोग कैसे उसका यूज कर सकते हैं? वर्क फ्रॉम होम में जो देखिए, अगर वर्क फ्रॉम होम भी होता है, सी आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है? I have my batchmates of MBA who are in MNCs and private sector. I understand. Work from home also requires capital investment in the form of laptops, cyber security, and all this. But over a period of time, depending on the financial capacity of the enterprise. शायद तू 7 बजे बहुत लेट होता है, फिर बहुत 7 बजे होता है, फिर मजा नहीं आता। हेलो, प्लीज गो अहेड, बोलिए। जिन्होंने हाथ रेस किया प्लीज गो अहेड। हेलो, हाँ, जिन्होंने हाथ रेस किया प्लीज गो अहेड, बताइए प्लीज, वी आर लिसनिंग। सर मेरा, हेलो, हाँ बोलिए अमित जी, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे कस्टमर की उन्होंने ट्रांस 1 में आईटीसी अप्लाई किया था, लोकल ऑफिसर ने अप्रूव भी कर दिया है, बट ट्रांस 1 के यानी पोर्टल आईटीसी में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। उसके लिए हमने अगेन, मैंने लास्ट 1 ईयर से मैं डिपार्टमेंट से मिल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि हमने उनको आगे भेजा हुआ है पर वहां से अपडेट नहीं हो रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? डोंट वरी, इसमें बताइए, पहले तो बताइए वडोदरा 1 से रिलेटेड है, देन आई कैन हेल्प यू आउट। वडोदरा 1 से, वडोदरा 2 से रिलेटेड है सर। वडोदरा 1 में मैं फिलहाल नहीं सॉरी सर, वडोदरा 1 से सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट जो पहले था उनसे रिलेवेंट है। अच्छा, ट्रान 1 मतलब ट्रांजिशनल क्रेडिट क्या है ना, बात कर रहे हैं? यस ठीक है। हमारे इसमें टेक्निकल सेक्शन जो है उसके भी अधिकारी हैं, तो मैं क्या करूंगा, आपको प्रवीण अवस्थी जी अपने हेडक्वार्टर टेक का ईमेल आईडी बता दीजिए ताकि डिटेल्स दे सके, वी कैन ट्राई टू हेल्प देम आउट। जी, लिखिए HQ Tech जी। 1 मिनट सर। हाँ, आपको देखिए हम लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, डोंट वरी, प्लीज गो अहेड। नेक्स्ट में बताइए। ओके सर, डोंट वरी, यू शेयर द डिटेल्स, वी ट्राई टू हेल्प यू आउट। Okay sir, okay, thank you sir. Next person please, we are going to end it because time is specified, you know. One question, एक ही आईटीसी 1 मोर, अपनी फर्म का नाम बताएंगे प्लीज? आपका जो आईटीसी जो पेंडिंग है, ट्रांजिशनल आईटीसी जो, उसका आपका फर्म का नाम क्या है या कंपनी का नाम क्या है?
सर मोनिस हेल्थ केयर करके है, भरूच की कंपनी है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, आई विल सी इट, आप मेल कर दीजिएगा प्लीज। मेल कर दीजिए, Okay, we'll sir. look Thank into you. it. If it is pertaining to our jurisdiction, we'll try to help you out. Don't worry. Please, next Okay, question. okay, sir. Thank Next you. question. Sir, Sir, one more was there. hello. Can I speak? बोलिए हेलो बोलिए, धनंजय please सर। बोलते। सर अल्ताफ बात कर रहा हूँ VA फार्मापैक से सर। हम लोग की 2 दिन पहले एक व्हाट्सएप पे टॉकिंग अप हुआ था रिगार्डिंग एज एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। ओके, मैंने आपको बताया 6 मंथ टू 1 ईयर से मेरा GST। यस, उसमें क्या हमने पता करा है कि दैट इज, देखिए दैट इज नॉट पर्टेनिंग, वो कस्टम्स का रिलेटेड। आप भी इसको डिटेल्स में, मैंने जो कंसर्न ऑफिसर उनको भी बताया है, तो ये भी आप कंसर्न पूरे डिटेल्स लेके आप बात कीजिए, वी विल ट्राई टू हेल्प इफ इट इज पर्टेनिंग टू आवर डिवीजन। ओके, जो बाकी 3 पार्टिसिपेंट्स हैं हैंड रेज किए, प्लीज गो अहेड वन बाय वन प्लीज। This is Rakesh here. Just want to know कि we are based in, मैं मुंबई में बेस्ड हूँ, ओके, और हमारा ब्रांच बड़ौदा में है, वहाँ का GST नंबर भी है। We have taken, we get goods from SEZ also, okay, but it is not reflected in ITC2 also. ITC में reflect नहीं होता है, so how we can take the credit of it? ITC में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना आपका? Yes sir, because SEZ से परचेज हो रहा है, it's from India only, SEZ इंडिया से परचेज हो रहा है, but वो ITC2 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसका क्रेडिट कैसे ले हम लोग? Okay, so this is a technical question which we need time to explain, so I'll request that ki hqtech@rediffmail.com, Yes sir, sure. है ना, और ये हमारे मैसेज बॉक्स में लिखा हुआ है, we'll try to help you out. See, yes sir, intention sure. हमारा help का ही है, okay, that is why we are approaching the taxpayers proactively, but collectively अभी बाकी का भी समय we have to utilize. Please go ahead with common points जो कि बाकी को भी benefit करें. Individually you can always access, mails are there, and COVID-19 में offices are working on emails, so you can access them as far as possible. Offices like us will try our best to help the stakeholders and taxpayers. और बताइए business अभी जैसे, हाँ please. There has come as one intimation भी आया था about the interest to be paid on ITC and cash. बाद में वो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया था कि कैश पे भरना है, तो अगेन so can we pay it, so can we pay it right now by access line in the cash and all? देखिए वो नोटिफिकेशन आप परयूज कीजिए, नोटिफिकेशन देखिए लॉ में सबसे पहले चीज होता है नोटिफिकेशन, और एक बात मैं बता सकता हूँ कॉमन अंडरस्टैंडिंग की, नोटिफिकेशन हैज बीन डन फॉर कैश from day one only on net cash liability, so वो नोटिफिकेशन के टर्म्स पढ़ लीजिए, अकॉर्डिंगली करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. अभी जैसे आप लोग को क्या क्या बिजनेस में डिफिकल्टीज आ रही है, प्लीज शेयर इट. सर बिजनेस तो पूरा डाउन ही हो गया सर, आईटी, हम तो आईटीएस बिजनेस है, आईटी बिजनेस हमारा तो. ओके, आईटी बिजनेस, देखिए मैं इसलिए बोल पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए मैं विद ऑल योर मतलब आप लोग की सहमति होगी तो मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा एज अ बिजनेस मैनेजमेंट प्लान. ठीक है, देखिए बिजनेस मैनेजमेंट प्लान में क्या है कि हमें 2 चीज समझना होगा. As you know, right hand side of the balance sheet and left hand side of the balance sheet. Okay, so as you know, left hand side of the balance sheet is what are liabilities, they have to earn for us. तो जो हमारे liabilities हैं, जैसे fixed assets हैं, जो भी हैं, हमको we have to think innovatively. IT sector की मैं बात करूं तो they have to think where they can pitch in, अपने products की offering कैसे कर सकते हैं, so that जो उनके assets हैं उनमें से जैसे भी हो सके. I understand it's very difficult, but one has to think on the feet. और जो right side of the balance sheet है, that is what your revenue is. तो वहां पे हम लोगों को जो भी left side liabilities, every asset should earn for the business. So we have to think from the point of view. और बताइए basically business के concerns बताइए please. और ये आपको receivables जो हो रहे हैं, receivables जो हैं उसमें कलेक्शंस में क्या इश्यूज हैं? देखिए आउटस्टैंडिंग जो आपके रिसीवेबल्स हैं जिसमें पेमेंट्स आना है, उसमें क्या बेसिक कंसर्न्स हो रहे हैं, अभी कितना टाइम मांग रहे हैं आपके
जो कस्टमर्स हैं या जो भी हैं? सर अभी पहले को ये लॉकडाउन खुले तभी पता चलेगा ना, क्योंकि अभी तो हेल्ड अप ही है ना। अभी एक बार एक थोड़ा मुंह हो तो भी इंटरेक्शन कर सकेंगे ना। अभी तो सब ऑल आर होम हाउस, ऑल आर होम। Excuse me, sir. धनंजय सर, Excuse me, sir. प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। Rahul Wadia here. हेलो, Yeah, Hello, बोलो। sir. Rahul Wadia here. Yeah, today, sir, I have received from my customers that we are please don't issue any invoices. I am belong to IT consultant. In fact, we authorized partner for Rico products. So मेरे जो contracts वगैरह है customer के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, तो कस्टमर बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस कोविड जो लॉकडाउन पीरियड है उसके आप बिल मत इशू कीजिए, और उसके पेमेंट जो है अर्लियर जो आपने इन्वेस्ट किए उसके पेमेंट भी रिसीवेबल जो है उस पे भी डिले हो सकता है। तो ऐसे हम लोग को फीडबैक यानी कस्टमर से मेल आ रहा है सर। कस्टमर्स क्या स्पेसिफिकली मांग रहे हैं? वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, डोंट वरी, प्लीज गो अहेड। कस्टमर्स क्या स्पेसिफिकली बोल रहे हैं मेल्स में? एक तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल है, मंथली हम इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो जो मंथली इनवॉइस जनरेट करते हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड आप इनवॉइस जनरेट मत कीजिए। इन शॉर्ट सर ये क्या कहना चाहते हैं कि ऑल सर्विस सेक्टर्स पर्सन हेल्ड डू नॉट इश्यू जनरेट इश्यू फॉर द पीरियड लॉकडाउन पीरियड। अर्लियर पेमेंट वाज डन, मे बी डिले, how much time? Yes, I don't know. How much time they are not informed. They are not speak tell us how much time issue our payment. Every service sector, every sector. Today I received a mail from my 2 customers. Okay. Today itself. Every service person, clients are told me to do not generate an invoice in lockdown period, and earlier payment was done after maybe delay, but actual point and time are not disclosed. Even and sir, we are putting. I like to raise my point, sir. We are working with the hello. Can I raise my voice? Yeah, sure. Please go ahead. Actually, we are working with the government bodies like GAIL, ONGC, IOCL. We are service provider. Even these kind of companies are asking for physical invoices. At the March end, we have more than 45 lakhs invoice were pending for our entire year services. Yes, and definitely. now they are asking physical invoice, and due to this couriers and all सब बंद है courier वगैरह. Perfect. Everyone knows कि physical invoice वहाँ पे पहुँच, जैसे हमारा आसाम में मेरा काम चल रहा है, वहाँ का अथॉरिटी मांग रहा है कि फिजिकल इनवॉइस मिलेगा उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा। तो देयर शुड बी सम वे, डिजिटल सिग्नेचर ज्यादातर कंपनीज एक्सेप्ट करती है, बट ड्यू टू दिस ऑल ऑफ सडन सिचुएशन दे डोंट हैव एनी प्लान टू एक्सेप्ट डिजिटल सिग्नेचर्स इनवॉइसेस। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। काम हो गया है, एवरीबॉडी को अवेयरनेस भी नहीं है कि भाई कैसे डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करते हैं। और सर मेजर इशू मेरी फर्म में मेजर इशू ये है कि हम लोग जो प्रिंटर मल्टी फंक्शनल प्रिंटर्स वगैरह जो है वी आर रेंटिंग द डिवाइस, लीज पे दे रहे हैं। तो वो लीज का जो अमाउंट है हमने तो सर्टेन पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट करके रेंट डिसाइड किया होता है, तो वो रेंट देने के भी ना बोल रहे हैं सर कि ड्यूरिंग दिस पीरियड प्लीज डोंट। इनमें उनका क्वेश्चन बहुत वैलिड था सर। ये जो गवर्नमेंट बॉडीज जब ये करती है कि भाई फिजिकल इनवॉइस चाहिए, तो हाउ इट इज पॉसिबल सर? Government bodies have to ask. And one point I want to understand regarding that point only, very valid point actually, that the hard copies are being asked. That point has come from various other quarters also. So क्या ये private businesses भी insist करते हैं कि only PSU? Yes, actually I think this is a loophole just to avoid the payments, क्योंकि अभी क्या है, everyone जैसे invoice is one thing, measurement sheets है, data है, they need hard copy. For example, they with government bodies require I think more than 100 papers with the invoices, and they are telling take a time, sir. They take a time. And this is actually in this situation we all, for example, we are having 10 employees, we have to give salary to everyone, we have to keep rotations. But if the government kind of bodies will ask such a thing that is not practically possible, then I think we middle class businessmen will be in a big trouble. Yeah. Hello.
तो या प्लीज वन सेकंड मैं ये समझना चाह रहा हूँ. I got the point what you're trying to convey. That is on record what you have said. What I'm trying to say is that कि other than PSUs या जो भी हैं, क्या प्राइवेट बिजनेसेस भी ऐसा इंसिस्ट करते हैं क्या? यस सर. फाइन, नेक्स्ट. कोई बोलना चाह रहा था, प्लीज गो अहेड, क्योंकि सेशन खत्म होने वाला है. सर हाँ हेलो. प्लीज बोलिए. हाँ सर, एक मेरी पार्टी है जो SEZ यूनिट में माल सप्लाई करना चाहती है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. डिजिटल मेरी ऑफिस में पड़ी हुई है, और अभी उसके बगैर वो SEZ में 0 रेटेड में सेल करेंगे तो LET बॉन्ड चाहिए. अब मैंने ऑनलाइन सबमिशन कर दिया, लेकिन वो डिजिटल सिग्नेचर मेरी ऑफिस में पड़ी हुई, तो मैं वहां जा नहीं सकता. तो SEZ यूनिट वो विदाउट LET बॉन्ड बगैर माल नहीं ले रही, तो प्रॉब्लम आ रहा है. तो पार्टी मैंने गया था, तो पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे उधर. नहीं इनका सही है. तो ये कैसे सर फिर वहाँ डिपार्टमेंट से अगर अप्रूव हो सकता है ये जो इन्होंने अप्लाई किया है IT बॉन्ड, तो पॉसिबल है ये डिपार्टमेंट से अप्रूव होना? देखिए बॉन्ड का जो मैंने शॉर्ट स्क्रीन भी भेजा सर पार्टी को, पर वो अप्रूव नहीं करते. बोले वो जिस दिन सबमिशन होगा आपका डिजिटल सिग्नेचर से, उसी तारीख के अप्रूव हो जाएगा. आज की तारीख में वो उसके वैलिडिटी नहीं रहेगा, तो आप 0 रेटेड में आप टैक्स लगा के दीजिए, ऐसा बोल रहा है. नहीं सर, वो से क्या है टेक्निकली सर वो सही है. इन द केस क्या है कि जब तक आप अप्रूव नहीं करोगे तब तक उनके स्क्रीन पे नहीं दिखेगा. टेक्निकली IT बेस्ड सबमिशन नहीं दिखता रहा है ड्राफ्ट में. नहीं ये ड्राफ्ट में होगा. तो आप इसे अगर 0 रेटेड पे टेक्निकली फॉर द टाइम बीइंग इश्यू आप लिख सकते हैं कि भाई 0 रेटेड पे हमने इस वजह से दिया है, ताकि स्क्रीनशॉट और ये सब सेव करके रखना पड़ेगा. लेकिन टेक्निकली तो यही होगा कि भाई वहाँ पे जो SEZ यूनिट है वहाँ पे माल नहीं ले रहा है. बोले नहीं, इनके बगैर आप रिवाइज इनवॉइस रेज करो. लेकिन हमने ऑलरेडी उसके SEZ यूनिट के अंदर ईवे बिल बना के भेज दिया हुआ है माल. सर लेकिन इसमें तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टेक्निकली क्या रहता है कि आपने एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर दी, लेकिन उनका जो कंसर्न ऑफिसर है उसके लॉगिन में कब दिखेगा? जब आप अप्रूव करके उसे शूट करोगे तभी उनके उसमें दिखेगा ये, तभी वो प्रॉब्लम है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो डिजिटल बगैर वो सबमिशन होता नहीं है. इसके लिए तो मैंने सर से पूछा कि सर ये पॉसिबल है कि IT वाले अपने उसमें से देख सकते हैं ये ड्राफ्ट एप्लीकेशन? देखिए ड्राफ्ट या मेल में भेज देवे सर के भैया ये प्रॉब्लम है, इसी वजह के बाद में वो वैलिडिटी गिनेगा जिस दिन टाइम उसका स्क्रूटिनी आया या उसके बाद 9C भरने के बाद. सुरेश जी, let me come in here. So the point has been taken down. Okay, now one point I can say right away is that ये जो बॉन्ड्स को भी सहूलियत करने के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, you need to refer to the particular notification, and उसके आगे जो स्पेसिफिक डिटेल्स we need to discuss in detail separately. Okay. So which notification? और बताना चाह रहा हूँ मैं, प्लीज जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे वडोदरा में भी काफी जो एंटरप्राइजेस जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, प्लीज रिमेम्बर दैट कि 1 अप्रैल का RBI सर्कुलर में अपना 15 महीने का डेट दिया गया है कि प्रोसीड्स को रियलाइज करने के लिए 15 महीने कर दिया है. तो प्लीज लास्ट वाले बॉन्ड जो प्रोसीड्स को रियलाइज करने के लिए 9 महीने से 15 महीने कर दिया गया. प्रवीण अवस्थी जी, इसको और एक्सप्लेन कीजिए. जी धनंजय सर. हाँ बताइए प्लीज. सर मेरा एक क्वेरी है. अगर मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है, बराबर है, मेरा मटेरियल मेरे ऑफिस के नजदीक है और मैं रहता भी ऑफिस के नजदीक हूँ, तो मैं लॉकडाउन पीरियड में अपने कस्टमर को वो मटेरियल डिलीवर कर रहा हूँ विथ इनवॉइस, तो चलेगा? चलेगा, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है. या फिजिकल मूवमेंट जैसे हैंडी कैरी है या व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन से मूव कर रहे हो? नहीं ट्रांसपोर्टेशन से नहीं. तो यानी हैंडी कैरी हुआ ना, तो वो तो ट्रेडिंग हो, तो इट्स अ वैलिड ट्रांजैक्शन. यानी कोई असेसमेंट में कैरी नहीं आएगी कि ये लॉकडाउन पीरियड में आपने सेल कैसे किया? नहीं आएगा उसमें. तो कहाँ से आएगा सर? उसमें इजी पॉसिबल है. ओके, प्लीज गो अहेड. किसी का पॉइंट हो तो नहीं सर. प्रवीण सर वो एक्सपोर्ट वाला एक्सप्लेन कीजिए. प्रवीण जी बताइए. जी पहले जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो होती थी पहले 9 मंथ में आपको रियलाइजेशन पूरी करनी होती थी. अभी लेकिन क्या है, ये 9 मंथ को बढ़ाकर 15 मंथ किया गया. ये भी RBI का सर्कुलर है, ये मार्च को 27 मार्च का ही डेट का है. इसमें फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब डेट जिस दिन एक्सपोर्ट होता है उस दिन से 15 महीने तक आपको रियलाइजेशन हो जाना चाहिए. पहले ये 9 मंथ का था.
और ये जो फैसिलिटी है 31 जुलाई 2020 तक के लिए एक्सटेंड की गई है। सर लेकिन स्टिल अभी मेरा क्वेश्चन यही है कि भाई जो ये बॉन्ड है, सिक्योरिटी जो बॉन्ड है, तो वो अप्रैल से अप्लाई करना रहेगा। तो ये जो बोल रहे थे प्राइवेट लिमिटेड वाला, तो वो स्क्रीनशॉट्स वैलिड होगा? उसमें अप्रूव नहीं हो रहा है विदाउट डीएससी, तो उसको कैसे ट्रांजैक्शन का वो कैसे जस्टिफाई करेंगे और उसको कैसे वो करें अप्लाई? हम बॉन्ड का एप्लीकेशन कैसे करें? देखिए ये क्वेश्चन वी नीड टू डिस्कस लेटर बिकॉज़ दीज रिक्वायर मोर डिटेल्स। सो अभी हम ये चाह रहे हैं कि और कोई हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो स्टेक होल्डर हैं, कोई कहना चाहेंगे, प्लीज गो अहेड। I also welcome Mr. Srinivasan from Chennai. I hope you are able to listen to us. So we have participants from Chennai and many other places also. So I'll also request my officers, my superintendents also who are there, if they want to add some points. सर मैंने ये जो एडवाइस किया वो सही है? जो सेल्स वाला जो वो लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने जो ट्रेडिंग सेल्स किया था, fairly okay, Mr. Jain. Fairly okay ना, क्योंकि ये मे बी पॉसिबल टू 1-on-1, लेकिन वो प्रोडक्ट पे नहीं जाएगा ना। फिर वो प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट यानी कि वो अगर वेजिटेबल्स का है तो ही वैलिड करेंगे, या उन्होंने फिर का प्रिंटर का कार्ट्रिज डिलीवर किया है तो वो नहीं गया। I think we can discuss it because it's an individual case. We can discuss it later. Common points please. कॉमन पॉइंट जो कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो, प्लीज वी कैन गो अहेड। हेलो, हाँ प्लीज बोलिए। हेलो, यस यस सुन रहे हैं हम लोग। मैनेज पार्टिसिपेंट्स में अभी भी वेट कर रहे हैं क्या लोग यार? एक्सक्यूज मी सर, पार्टिसिपेंट्स में अलग अलग क्यों आ रहे हैं यार? नहीं सर, सब ऑन। हाँ कितने हैं पार्टिसिपेंट? 35 में फिलहाल नहीं ये 68 क्यों दिख रहा है फिर इधर चैट? मैसेज है सर। ओके ओके मिस्टर श्रीनिवासन और ओके any other person who would like to add something please? ओके सर हाँ बोलिए प्लीज। या प्लीज। जीएसटीएल 2A जो मंथली फाइल करते हैं उसमें कुछ एक्सटेंशन होगा कि ये 20 को फाइल करना पड़ेगा लास्ट मार्च का? एक्सटेंशन होगा जीएसटीआर कौन सा? 2A, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 1 और 3B वो करना होता है। 3 सर, जीएसटीआर 3B। हाँ ये क्या कीजिए आप अपना ना चैट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए, हम प्रेजेंटेशन शेयर कर देंगे, ठीक है? वी हैव डिस्कस दिस, तो अभी बट आपने पूछा है तो विल गो ओवर इट। ओके तो जीएसटीआर 3B के लिए विल रिपीट द प्रोविजंस, वैसे अपना ईमेल दे दीजिएगा, द प्रेजेंटेशन विल बी शेयर्ड टू यू व्हिच वाज डिस्कस्ड। 3B के लिए समझ लीजिए कि जो है वेवर फ्रॉम लेट फीस दिया गया है और ड्यू डेट पे एक्सटेंशन जो है जीएसटीआर 3B की फरवरी मार्च अप्रैल के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है, मई के लिए एक्सटेंशन है। तो उसके लिए हम एक्सटेंशन के लिए छोटे मतलब कि स्मॉल तरीके से बात कर लें अगर शॉर्ट में, तो लेट फी वेवर दिया गया है जीएसटीआर 3B की फाइलिंग में, प्रोवाइडेड इट इज फाइल्ड विद इन द एक्सटेंडेड डेट्स। अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ के नीचे है, फरवरी 2020 है पीरियड, जीएसटीआर 3B अगर फरवरी 2020 का है और टर्नओवर टैक्स पेयर का 1.5 करोड़ के नीचे का है तो 30 जून 2020 तक फाइल कर देना होगा। और मार्च 2020 का अगर जीएसटीआर 3B फाइल करना है तो 3 जुलाई 2020 तक कर देना होगा। और अप्रैल 2020 का अगर जीएसटीआर 3B है और लेट फी वेवर लेना है तो 6 जुलाई 2020 तक कर देना होगा। ये सब एडिशनली आपको जीएसटी पोर्टल के फ्रंट पेज पे भी लगा हुआ है, प्लस हम लोग का जो प्रेजेंटेशन आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो भी शेयर किया जाएगा। आप चैट में अपना लिख दीजिएगा ईमेल।
एनीबडी कैन ऐड सम पॉइंट्स कि बिजनेस को क्या इश्यूज हैं, पेन पॉइंट्स क्या हैं? अब जैसे ये फिजिकल इनवॉइसेस वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट हैज कम फ्रॉम सम अदर सम एडिशनल प्लेसेस आल्सो। सो और बताइए प्लीज। ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए बात कर लेते हैं। हमारे इसमें छोटे टैक्स पेयर्स भी होंगे काफी, जो कि हो सकता है कॉम्पोजिशन स्कीम में हो, या इसमें हमारे प्रोफेशनल कम्युनिटी के भी होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट्स वगैरह। तो जो कॉम्पोजिशन स्कीम है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 का, उसमें जिनको जाना है तो उनके लिए ऑप्ट इन मतलब उसमें घुसने का प्रक्रिया। तो उसमें क्या हुआ है कि इस जो सिचुएशन है उसके कारण will reply separately, don't worry. तो इसमें ऑप्ट इन फॉर कंपोजिशन स्कीम जो है उसमें अगर वो टैक्स पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का है, जीएसटी कंपोजिशन 2 करके फॉर्म होता है, जीएसटी कंपोजिशन 02। अगर वो 20-21 का फाइल करना है तो उनको 30 जून तक का टाइम दिया गया है। और जो ऑप्ट इन करना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है पहले रेगुलर थे, अभी कंपोजिशन स्कीम में है, तो आईटीसी के एडजस्टमेंट्स होंगे, तो उसके लिए जीएसटी आईटीसी 3 करके फॉर्म होता है। तो वो उनको 2019-20 फाइनेंशियल ईयर का एज ऑन 31 मार्च 2020, प्लीज रिमेंबर फाइनेंशियल ईयर हैज नॉट बीन चेंज्ड। सो उसके लिए जीएसटी आईटीसी 03 का एक्सटेंडेड डेट जो है, जिनको ऑप्ट इन करना है, ऑप्ट इन मींस बेसिकली दे वर regular taxpayers in the previous financial year, and in the new financial year we started from 1st April 2020, they have to file their ITC adjustment वगैरह उनको करना पड़ता है GST ITC 03 फॉर्म के तहत, उसके लिए 31 जुलाई 2020। तो इसमें ये समझना है कि compliances for tax composition taxpayer GST CMP 08 करके भी होता है, जीएसटी CNP 08 होता है, जो कि उनको फाइल करना होता है जनवरी टू मार्च 2020 के पीरियड के लिए, उनको 7 जुलाई 2020। ये भी आपको इट इज रिटन इन दी PowerPoint presentation that we showed today, and it will be shared also, provided you share your emails so that we are able to email to you all, or you can all ranges will be emailing also, thanks to my range officers, they will be emailing। उसके बाद GSTR 4 करके होता है, फॉर्म GSTR 4, वो भी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के ही संबंध में है। तो वो फाइनेंशियल ईयर 1920 का 15 जुलाई 2020 के लिए। So I think taxpayers and stakeholders and other participants would have benefited something out of it, and I hope it has been able to help in clarifying some points which were of urgent in nature, so that taxpayers and stakeholders can benefit from the various relaxations, extensions, waivers given by the Government of India as part of the efforts to enable the taxpayers to go through the situation of the COVID-19 pandemic. So if any other taxpayer or any stakeholder wants to present something, we can there is another more chance, or we may be ending the webinar in another 2 or 3 minutes. Please go ahead if you want to add something, some points. तुमने वो डाली है क्या? इलायची डालो कि रहने? Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you, sir. हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए, प्लीज गो अहेड। हाँ प्लीज गो अहेड, कोई बोलना चाह रहे हैं? Okay. Okay, thank you for the time, thank you for your valuable time.
Please take care, and also remember that one thing I would like to share with the understanding that one has is that about COVID-19. COVID-19 is a medical situation which has to be handled in a multifaceted management manner. COVID-19 से हमको समझना है कि मेडिकल कंडीशन है, उसकी सेफगार्ड्स रखने हैं, and by keeping safeguards we need to understand that there are various other things which we need to accomplish, because it may take some time before a full-fledged medical solution in the form of vaccine is generated. So in the meantime we have to work out solutions that helps us to sustain during the period, जिसमें जितना possible हो सकता है, where we can generate some output which is of some value for the firm, for the enterprise in the form of work from home, जो कस्टमर के नीड को कुछ सेटिस्फाई कर सकता है तो हमें करना चाहिए, so that we are as the lockdown is modified or as the government orders come, so we are able to make some use of it in terms of earning some revenue, net revenue, incoming cash flow for the firm. ये और उसके बाद देखिए, one needs to guard against one factor called fear. So I will tell you that there are aspects which have there are various professors from Harvard Medical School of US, Professor Keegan, उन्होंने रिसर्च किया हुआ कि, और ऐसे भी प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने रिसर्च किया हुआ कि फियर से क्या होता है, इम्यून सिस्टम की डिजीजेस को फाइट करने की क्षमता और कम हो जाती है. In such a condition we need to keep our immune system very strong. Rather than having fear, we need to have safeguards, medical safeguards, and mental peace, and keep our immune system very nice. And जो हमारे जो vulnerable sections हैं, for example aged में जो कम है या बहुत ज़्यादा हैं, they need to be specially protected. Whereas जो working age population है, they need to keep safeguards and think proactively to generate some value for the firm or enterprise, so that they can come out of the situation by learning good things and by adding value to the enterprise, which helps the business continually plan in the long. So I'll take permission to leave now and end the webinar. I hope it has been beneficial to one and all of us. Thank you very much for the valuable time. Once again, thank you. Thank you very much. Thank you.